देखो चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहली चीज समझो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। 11वीं क्लास में हमने माइक्रो मैक्रो दोनों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब किसी भी चीज की हम छोटे टर्म्स पे बात करते हैं, और मैक्रो वही बड़े टर्म्स पे जब बात करने लगे तो वो माइक्रो बन जाती है। जैसे माइक्रो के तौर पे अगर मैं बात करूं, तो जब हम इंडिविजुअली किसी की बात करते थे, ठीक है, इंडिविजुअल जब किसी की बात करते थे, किसी की डिमांड की, किसी की सप्लाई की, किसी की भी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तब भी हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल मार्केट या कोई भी फर्म वगैरह के। बट जब हम मैक्रो में पहुंच जाते हैं ना, तो हम एक बड़े लेवल पे पहुंच गए। तो अगर मैं यहाँ पे डिमांड बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ऑल ओवर इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहा हूँ, डिमांड की। सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो ऑल ओवर सप्लाई की ही बात कर रहा हूँ। तो इसमें क्या बात करते हैं, देखो वो पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, macroeconomics is the part of economics theory that studies the economy as a whole, such as national income, इनकम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात करता है, यहाँ पर नेशनल की बात कर रहा हूँ, सबकी। एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एक की बात करता हूँ, वहां पर सब एम्प्लॉयमेंट की, किसी को रोजगार मिला। जर्नल प्राइस लेवल, मैंने पिछली क्लास में पहले भी बताया था कि प्राइस लेवल यहीं से पता चलता है हमें, डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पे। एग्रीगेट कंजप्शन देखो, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, और सारी चीजें भी इसमें आती है। इट्स मेन इंस्ट्रूमेंट्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जो हम मेन पढ़ने वाले इसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इसे देखो और भी क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इनकम थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट थियोरी, मतलब या तो इसको इनकम थियोरी बोल लो या एम्प्लॉयमेंट थियोरी भी बोला जा सकता है इसको। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आई क्या होगी, जब हम किसी भी चीज की एक नेशनल लेवल पे बात करते हैं, नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट हो गया, जनरल प्राइस हो गया, एग्रीगेट कंजप्शन हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया, एग्रीगेट सप्लाई हो गया, तो उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एज वी नो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द कंसर्न्ड विद इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम से याद है ना, हमने माइक्रो में पढ़ी थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। At the level of economics as a whole, structure of macroeconomics implies study of different sectors of the economics, different sectors। अब sectors हमें पता है टोटल 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप होता है, पहला हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा प्रोडक्शन सेक्टर, तीसरा गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा होता है फॉरेन सेक्टर या इंटरनेशनल सेक्टर। ठीक है, तो हम सबकी बात करेंगे ये करके। देखो नीचे यहां पर देखो, पहला देखो, प्रोडक्शन सेक्टर इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहला प्रोडक्शन सेक्टर जो कहां पर बिजी होता है, क्या करता है वो, इंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा देखो, हाउस होल्ड सेक्टर इंगेज इन द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड सेक्टर जिसमें हम सब आते हैं, हम क्या करते हैं, गुड्स का कंज्यूम करते हैं, और सर्विसेज का सेम क्या करते हैं, कंजप्शन करते हैं। उसके बाद देखो गवर्नमेंट सेक्टर, the government sector engaged activity like taxation and subsidies। गवर्नमेंट जो खर्चे वगैरह करती है हमारे ऊपर, वो सारी चीजें गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंक्लूड की जाती है। उसके बाद देखो नीचे था, हाँ अरे देखो डी वाला, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर इंगेज इन द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बाकी का जो बचा था इंटरनेशनल में बोल रहा था, उसके अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो अब मैं दोबारा समझाना, देखो जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है, ये जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है भाई, ये करता है कंजप्शन। ठीक है, प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। तो जो ये लिखा हुआ है देख लो, प्रोड्यूसर सेक्टर इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना जो भी करना है। उसके बाद एच हाउस होल्ड प्रोडक्शन। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करता है, एक्सपेंडिचर, मतलब जो हमारे पास खर्चे वगैरह करता है वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है। और इंटरनेशनल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर को बोल सकता हूं, जिसके अंदर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कौन आ रहा है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है जिसके अंदर। ओके, अब चलते हैं आगे की तरफ। देखो यहाँ पे बोल रखा है, हाउस होल्ड सेक्टर इंगेज इन द इकोनॉमिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नीचे देखो एक नोट दे रखा, हाउस होल्ड आर टेकन एज द ओनर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स क्या होता है पता है ना, लैंड, कैपिटल, ये सारी चीजें फैक्टर्स होती थी। तो उसके बदले में देखो क्या क्या चीजें मिलती थी, क्योंकि वो ऑनर है। अगर मैं एक हाउस होल्ड सेक्टर से मैं
आता हूं तो मैं कहीं पे भी काम करूंगा, उसके बदले मुझे वो क्या करेंगे, मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट की, उसके बदले में प्रॉफिट देंगे, या मैंने वहां पर लेबर का काम किया तो उसके बदले में वेजेस देंगे, एम्प्लॉई हूं उसके बदले में सैलरी वगैरह देंगे। तो वो सारी चीजें ये आती है। तो फैक्टर्स का मैं ऑनर हूं, मुझे पैसा मिलेगा फिर। ठीक है, आगे देखो, द गवर्नमेंट सेक्टर इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज बता दिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का बता दिया मैंने क्या होता है नीचे। फाइनेंशियल सेक्टर एक और जोड़ दिया है, फाइनेंस जो तुम्हारे उसमें नहीं है बट याद रखना, फाइनेंशियल सेक्टर इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ बोरोइंग एंड लैंडिंग। बोरोइंग मतलब उधार लेना, लैंडिंग मतलब उधार देना, तो वो उधार देना और उधार लेने में ही इंगेज होता है। ठीक है, तो ये हमारे सेक्टर्स थे सारे जो मैंने बताया सेक्टर्स के बारे में। उसके बाद आती है गुड्स के बारे में। देखो, तो गुड्स टोटल हमारे पास 4 टाइप की होती है। देखो यहां पर पहली है प्रोडक्शन गुड्स। ठीक है, देखो यहां पर प्रोडक्शन गुड, दूसरी इंटरमीडिएट गुड्स, तीसरी कंजप्शन गुड, और चौथी होती है कैपिटल गुड। ठीक है, ओके, कहां गया हमारा प्रोडक्शन गुड, इंटरमीडिएट, कंजप्शन, कैपिटल। हाँ, प्रोडक्शन की बात, अच्छा एक फाइनल गुड भी है जो मैंने नहीं जोड़ी शायद। सबसे पहले फाइनल गुड की बात करते हैं, ठीक है, और प्रोडक्शन के ऊपर एक फाइनल गुड लेके चलना, मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है ना, यहाँ पर फाइनल गुड लेके चल लेना है, इससे ऊपर फाइनल गुड। प्रोडक्शन गुड्स भी होती है बट फाइनल गुड्स से ऊपर लेके चलना। तो पहले हम फाइनल गुड की बात करते हैं। देखो ये फाइनल गुड्स क्या होती है, दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजप्शन। ऐसी गुड्स जो पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज की जाती है, लाइक ब्रेड परचेज बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, और इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन लाइक बिल्डिंग मशीनरी परचेज बाय फर्म। मतलब नॉर्मली देखो, फाइनल गुड वो गुड होती है, अगर सिंपल सी लैंग्वेज बताऊं, विच गुड क्रॉस हिज प्रोडक्शन बाउंड्री। जो भी गुड अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री को पार कर चुका है, क्रॉस कर चुका है, वो फाइनल गुड बन जाती है। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है वो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो खाने की चीज हो, कोई ब्रेड वगैरह हो। जैसा अगर मैं बोलूं कि ये मार्कर है, मैं यूज कर रहा हूं, अब इसके बाद मैं सेल तो नहीं करने वाला इसको, ये आधा बन के थोड़ा आया है, मेरे पास पूरा ही बन के आया है, तो ये फाइनल गुड है। मेरे बाद अब ये कहीं नहीं जाएगा, मैं खत्म कर दूंगा, जब तक यूज करता रहूंगा जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो ये फाइनल गुड है इस टाइम, ठीक है, मेरे लिए। तो इसे याद रखना। मेरा डस्टर आ गया, ओके। तो देखो अगला, दीज आर द these are the goods that are used for personal consumption। ठीक है, in other words final goods are those which require no further processing and available in an economics for consumption। मतलब जिसको आगे और बनाना ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है बनाना। अब ये मार्कर मैंने जैसे एग्जांपल लिया था, वो खत्म है ना, इसके बाद उसमें कुछ और ना करना है, बन चुका है ये पूरा और मार्केट में आ गया है, अवेलेबल है हमारे लिए कि आप यूज करो इसे, तो वो गुड है फाइनल गुड, इकोनॉमिक्स फॉर कंजप्शन पर्पस और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दिस गिव डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। ये जो भी गुड्स होते हैं वो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन देती है कंज्यूमर को। उसके बाद अकॉर्डिंग टू, ये सारा भी फाइनल गुड पढ़ रहे हैं हम, सारा लिखना नहीं है, बस समझना है, इनमें से थोड़ा थोड़ा लिख लेना चाहिए। According to production boundaries, if a good crosses the imaginary line around the production unit and reach to final consumption or investment made by a producer within the imaginary line of production units is known as the final good। imaginary line यहाँ दिखा रहा था ना, ये imaginary line, इसको ही मैंने बोला था प्रोडक्शन लाइन। ठीक है, ये क्या है, मेरी प्रोडक्शन लाइन है। ठीक है, तो प्रोडक्शन लाइन को अगर उसने क्रॉस कर लिया तो वो क्या हो जाती है, फाइनल गुड बन जाती है। समझ आएगा फाइनल गुड क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं फाइनल गुड के बाद। देखो अब बात करता हूँ इंटरमीडिएट गुड्स की। आ गया इंटरमीडिएट गुड, यही है। देखो इंटरमीडिएट गुड ये रहा हमारा। ठीक है, दिस आर द गुड्स दैट आर यूज्ड फॉर। देखो पहली चीज, अगर सिंपल लैंग्वेज अगर मैं समझाऊं कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो अभी तक अपनी प्रोडक्शन बाउंड्रीज को पार नहीं किया है, या तो वो बनने के लिए भी मतलब तैयार नहीं है अभी पूरी, अभी और ज्यादा बनेगी। जैसे मान लो ये मार्कर है, पूरा मार्कर बन गया बट इसमें ना ऊपर जो लेबल है वो लगाना रह गया अभी, तो अभी मार्केट में निकला नहीं है या अवेलेबल नहीं है बनने के लिए, तो उसे हम इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। या दूसरा इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं
जो आगे रीसेल करने के लिए खरीदी जाती है। जैसे मार्कर अगर मैं लेकर आया हूं तो ये फाइनल है, बट अगर यही एक स्टेशनरी वाला लेकर आया है तो वो इंटरमीडिएट है, क्योंकि उसके बाद भी वो क्या करेगा, बेचेगा उसे। ठीक है, तो समझ में आएगा ना प्रोडक्शन और इंटरमीडिएट, फाइनल और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस है। तो देखो वही है, these are the goods that are used for further processing, आगे की प्रोसेसिंग के लिए, like sugar used for making sweets और रीसेल इन द सेम ईयर। सेम देखो यहां बोला ना उसने, फर्दर प्रोसेस आगे की प्रोसेसिंग करनी है या उसको रीसेल करना है। अगर ये दोनों चीजों में से कुछ भी करना है किसी भी गुड के तहत तो वो गुड इंटरमीडिएट गुड्स होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। तो in other words, intermediate goods are those ones which require further processing and are not available in the economics for the purpose of consumption. These goods give indirect satisfaction to a consumer. भाई डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन देगी कहां से, जब तक वो प्रोडक्शन कर ही नहीं जा रही, वो इनडायरेक्टली सेटिस्फेक्शन देती है उन्हें। ठीक है, अगला, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बाउंड्री इफ अ गुड डज नॉट क्रॉस द इमेजिनरी लाइन। देख लो प्रोडक्शन बाउंड्री अभी तक इमेजिनरी लाइन उसने क्रॉस करी ही नहीं है, तो वो कौन सी गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, अगर देखो पॉइंट, रिमेंबर फॉर फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट। फाइनल में और इंटरमीडिएट में जो चीजें याद रखने लायक है वो यहां देखो। फर्स्ट है बेसिक ऑफ द क्लासिफिकेशन, इफ गुड्स आर यूज्ड फॉर, पहला पर्सनल कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट देन इट इज अ फाइनल गुड। अगर कोई भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज की जा रही है या इन्वेस्टमेंट पर्सनल के लिए की गई है तो वो इन्वेस्टमेंट या वो कंजप्शन क्या होगा, हमारा फाइनल गुड कहलाएगा। वेयर इज इफ गुड्स इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और रीसेल इन द सेम ईयर देन इट इज नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। और अगर वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भी चल रही है या उसे रीसेल के लिए खरीदा गया है, रीसेल के लिए हमने लिया है, तो उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, आगे thus the basic of classification between these two goods is not in the commodity itself but this use made of it। मतलब नॉर्मली है कि उसकी कमोडिटी पे डिपेंड नहीं करता वो क्या चीज है, ये डिपेंड नहीं करता कि मार्कर कैसा है। अब मान लो मैंने बोला कि ये मार्कर मार्केट में पूरा बन चुका है, ये मार्कर पूरा बन चुका है। अब एक मार्कर जो मैं लेकर आ गया अपने लिए, एक मार्कर है जो क्या कहते थे, स्टेशनरी वाला लेकर आ गया है। अब स्टेशनरी वाले के लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है, बट मेरे लिए क्या है, फाइनल गुड, जबकि है दोनों के पास सेम मार्कर। ठीक है, तो वो डिपेंड नहीं करता कि वो गुड क्या है, वो डिपेंड करता है कि वो यूज किस चीज के लिए हो रही है। वहां रीसेल के लिए यूज की जा रही है और मेरे पास फाइनली यूज की जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। और बाकी कंजप्शन गुड देखो, कंजप्शन गुड कौन सी होती है, कंज्यूमर या कंजप्शन गुड। कंज्यूमर गुड वो गुड्स होती हैं जो कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन के लिए क्या करता है, कंज्यूम करता है। ठीक है, तो देखो मीनिंग क्या है इसकी, कंजप्शन गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, जो किसी भी कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल कार्स, टेलीविजन सेट्स, ब्रेड, फर्नीचर, एयर कंडीशनर एटसेट्रा। ये सारी चीजें क्या है, हमारी जो भी वांट्स वगैरह होते हैं उनको डायरेक्टली क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसके बाद कैटेगरीज ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, उनकी कैटेगरी क्या है, देखो कैटेगरी है, पहला है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती है एक लंबे समय के लिए चलती है, 4-5 साल के लिए, जैसे कार, बाइक वगैरह होती है ना, तो वो सारी हम गुड्स लेकर आते हैं कंजप्शन करने के लिए। वो क्या है सारी, अब जैसे मेरी बाइक है, मैं लेकर आया हूँ, 15 साल चलेगी ना आराम से, बस 15 साल की एज होती है उसकी, तो वो सारी किस्म आ जाती है ड्यूरेबल गुड्स, एक लंबे समय के लिए जो चलेगी। तो देखो यार, दिस गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ time of several years and the relatively high value. They are motors, car, refrigerators, television sets, washing machines, air conditioners, kitchen equipments, computers, communications equipments, etc. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी ड्यूरेबल गुड्स होती है। उसके बाद आ जाते हैं हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स, मतलब थोड़ा कम समय के लिए चले, 1 साल या 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा चलती है। तो देखो यहाँ पर बोल सकता हूँ, दिस गुड्स हैव एन एक्सपेक्टेड टाइम लाइफ ऑफ यूज ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, मतलब मैंने बोला 1 साल या उससे थोड़ा सा ज्यादा जो चीज चलती है वो, जैसे कपड़े वगैरह हो गए, है ना, ये सारी चीजें। तो देखो दे आर नॉट ऑफ रिलेटिवली ग्रेट वैल्यू, इनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल आर क्लॉथिंग, क्लॉथ, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस लाइक फैंस, है ना, फैंस वगैरह 1 साल की तो वारंटी भी मिलती है, क्योंकि उन्हें पता है 1 साल बाद खराब हो गया तो बस 1 साल तक कर देंगे, उसके बाद भाई अपना तुम खुद देखो। तो
और इलेक्ट्रिसिटी आयरन वगैरह, हॉट प्लेट्स एंड क्रॉकरीज, ये सारी चीजें क्या है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है। उसके बाद आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स बोल लो या इसे सिंगल यूज गुड्स भी कहा जाता है, इसे लिख लेना यहाँ पर, सिंगल यूज गुड्स भी कहा जाता है इसे, सिंगल यूज गुड्स। ठीक है, तो देखो नॉन ड्यूरेबल या सिंगल यूज गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स विच कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार यूज नहीं किया जा सकता। दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन अ single act of a consumption are known as non-durable goods. These goods, food grains, milk and, वहां देखो, food grains, milk and milk products, eligible oils। जैसे मान लो मैं खुद ही जैसे सुबह सुबह चाय पीनी है, मस्त हमें चाय पत्ती लेकर आ गए, डाल ली। अब कुछ कंजूस होते हैं, एक चाय पत्ती को 2 बार यूज कर लें, हमें तो नहीं करनी ना, एक बार चाय पत्ती यूज कर ली, लेके नाली में फेंक दी जाके। सेम वही है भाई, अगर चाय पत्ती लाया मैंने, एक बार में यूज करी, खत्म, उसे दूध लाए, चाय बनाई, पी, खत्म। तो एक बार में जो सिंगल यूज में ही खत्म हो जाती है वो होती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्विसेज। ये कोई ना, सर्विसेज जो होती है वो कोई टेंजिबल चीजें नहीं होती, टेंजिबल एसेट्स नहीं होते, मतलब जिसको मैं छू नहीं सकता, इनटेंजिबल होता है ये, तो याद रखना। देखो सर्विसेज आर नॉन मटेरियल गुड्स, ये मटेरियल गुड्स नहीं होती, विच सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली, जो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई तो करती है, बट ये एक मटेरियल नहीं होती है। दे कैन नॉट बी सीन और टच्ड, इन्हें सीन भी नहीं किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, और टच भी नहीं किया जा सकता। दे आर इंटेंजिबल इन नेचर, मैंने बोला ना इंटेंजिबल होती है, और इंटेंजिबल चीजें वो होती है जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। दीज आर मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सारी मतलब जैसे डॉक्टर वगैरह है, इंजीनियर वगैरह, ये सारी चीजें है ना हमारे आसपास, वो सारी चीजें वो आती है सर्विस के अंदर। ठीक है, ये सारी। उसके बाद आती है कैपिटल गुड, तो ये अभी हमने पढ़े थे कंज्यूमर गुड्स के बारे में। लास्ट है कैपिटल गुड। अब कैपिटल गुड क्या होती है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में बताता हूँ कैपिटल गुड क्या होती है। कैपिटल गुड वो गुड्स होती हैं जो मेरे को प्रोडक्शन तो करेगी करी है, ये प्रोडक्शन तो करेंगी, याद रखना। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन करेगी, बट हाँ प्रोडक्शन तो ये कंफर्म है करेगी, बट प्रोडक्शन के साथ साथ पैसा कमा कर भी देगी। ठीक है, तो ये क्या करती है, जनरेट मनी करती है। जनरेटेड मनी मतलब पैसा बनाती है, नॉर्मली हमें पैसा कमा कर देती है। ठीक है, अर्न मनी बोल दूं या जनरेटेड मनी बोल दूं, वही है। तो जैसे देखो, अगर मैं मान लो कार लेकर आया, अब अगर कार पर्सनल यूज के लिए लाया हूं मैं, तो मस्त गेड़िया मार रहा हूं इधर से उधर, कोई पैसा कमा के देगी मेरे को, लॉस और करवाए बैठूंगा, इधर ठुक गई उधर ठुक गई, स्क्रैच आ गई, ये आ गया, पेट्रोल फूक रहा हूं मैं, सीएनजी। लेकिन अगर वही कार लेकर आया मैं और मैंने लगा दी लाकर उसे कैब में, मतलब ओला यूबर वगैरह में लगा दी, अब वहां पर वो कैपिटल गुड बन गई मेरी। क्यों, क्योंकि वहां से मुझे पैसा कमाना स्टार्ट होगा। अब वो पैसा तो देगी ना, ओला में चलेगी, बुकिंग पे जाएंगे बड़े उत्तराखंड वगैरह, ऋषिकेश, आए दिन यही जा रहे हैं, है ना, तो वहां से पैसा आने वाला है मेरे पास, तो वो बन जाती है मेरी फिर क्या, कैपिटल गुड। तो सेम वही चीज है। देखो एक क्वेश्चन आता है, याद रखना, एवरी कैपिटल गुड इज अ प्रोड्यूसर गुड, बट एवरी प्रोड्यूसर गुड इज नॉट अ कैपिटल गुड। समझे, ये दोबारा बोलो, मैंने बोला है कि हर एक कैपिटल गुड प्रोड्यूसर गुड तो होती है, बट हर एक प्रोड्यूसर गुड कैपिटल गुड नहीं होती है। अब ये कैसे नहीं होता, एग्जाम्पल से समझते देखो। तो सबसे पहली चीज, मैं लेकर आया एक, मान लो सिलाई मशीन ही ले आया, ठीक है, सिलाई मशीन लाया, मैंने लाके वो घर में रख दी, मम्मी यूज कर रही है मेरी, तो प्रोडक्शन गुड तो है। क्यों, क्योंकि वो कपड़े बना रही है ना। चलो उसको छोड़ दो, वो नहीं अगर समझ में आ रहा, तो सबसे पहली चीज जैसे जूसर मशीन लेकर आ गया मैं, अब उससे जूस तो निकाल रहा हूं ना, उसने देखो प्रोडक्शन किस चीज का किया, जूस का, तो जूस मुझे मिल गया, मैंने पी लिया। अगर घर पे लेकर आया हो तो नॉर्मल है, तो वो कंज्यूमर गुड है, मतलब प्रोडक्शन कर रही है, कंज्यूमर तो है बट प्रोडक्शन भी कर रही है मेरे साथ साथ। बट अगर मैं वही जूसर मशीन सोम बाजार में लेकर आ गया और मैंने दुकान खोल के रख ली, अब उससे प्रोडक्शन हो रहा है, पैसा भी जनरेट हो रहा है। तो देखो कैपिटल गुड जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, साथ में पैसा जनरेट कर रही है, बट जो प्रोडक्शन गुड है वो सारी कैपिटल गुड थोड़ी ना होती है। जो देखो, जो कैपिटल गुड है ये कंफर्म है भाई कि प्रोडक्शन गुड तो होगी, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि कैपिटल
जो गुड्स होती है वो प्रोडक्शन करती ही करती है। बड़ी बड़ी मशीन वगैरह ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, तभी हम पैसा कमाते हैं, यही है। तो हर एक कैपिटल गुड प्रोडक्शन गुड होती है, बट हर एक प्रोडक्शन गुड कैपिटल गुड नहीं होती। क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, वो जो जूसर मशीन थी, अगर घर पे यूज कर रहा हूं तो प्रोडक्शन तो कर रही है, बट पैसा दे रही है, नहीं दे रही ना। तो देख लो, प्रोडक्शन कर रही है लेकिन कैपिटल गुड नहीं है वो। लेकिन हर एक कैपिटल गुड, अब देखो तुम आसपास ले लो, गन्ने की जूस ले लो, गन्ने की जूस की जो मशीन है, कैपिटल गुड है, प्लस में प्रोडक्शन कर रही है साथ में, और प्रोडक्शन के साथ पैसा कमा रही है, तो प्रोडक्शन गुड है। कोई भी मशीन उठा लो आसपास की, ठीक है। तो सारी कैपिटल गुड प्रोडक्शन गुड तो होती है, बट सारी प्रोडक्शन गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं होती, ठीक है। हाँ, तो अब पढ़ते हैं कि कैपिटल गुड होती क्या। देखो, कैपिटल गुड्स आर डिफाइंड एज ऑल गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर यूज इन फ्यूचर प्रोडक्टिव प्रोसेस। मतलब नॉर्मली इनको प्रोड्यूस किया जाता है फ्यूचर की प्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए, और चीजें बनाई जाए आगे, और चीजें। तो देखो, फॉर एग्जांपल ऑल द ड्यूरेबल गुड्स लाइक कार्स, ट्रक्स, रेफ्रिजरेटर, बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट, ये सारी चीजें, airfields and submarines used to produce goods and are ready for sale in the market are a part of capital goods। ये सारी क्या है, कैपिटल गुड्स है। और दूसरी अगर लैंग्वेज बताऊं तो अकाउंट्स के बच्चे को बड़ी अच्छी से पता है कैपिटल गुड्स क्या होती है, जिन पर एक बड़ी अमाउंट में पैसा लगाया जाता है, बहुत ज्यादा पैसा, मतलब जिसमें जेब बिल्कुल ढीली हो जाए, अब भाई पैसा चला गया करोड़ों में, वो भी कैपिटल गुड्स होती है, जहां पे पैसा बहुत सारा लगता है। और पैसा वहीं पे बहुत सारा आदमी लगाता है जहां से उसे पता है कि यहाँ से पैसा कमाना है मुझे, अब समझ रहे हो, तो वहीं पे पैसा लगाता है बहुत सारा, ठीक है। अब भाई इतने बड़े मत चले जाना कि करोड़ों में भैया मकान भी आ रहे हैं, क्या वो कैपिटल गुड है? वो तो पर्सनली यूज कर रहे हैं ना, तो वो कैपिटल गुड नहीं होती। अगला देखो, अगला देखो यहाँ पे दिखा रहा है, स्टॉक्स ऑफ द रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड्स लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल गुड। तब भी वो कैपिटल गुड का ही पार्ट है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो उसके बाद ये लिख लेना। अब देखो सर्कुलर फ्लो क्या ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो और इनकम। तो पहली चीज मैंने 4 सेक्टर्स पढ़ाए थे तुम्हें, मैंने कौन कौन से सेक्टर पढ़ाए थे? पहला कौन सा था? हाउस होल्ड, अभी तो बताए थे। दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा गवर्नमेंट, चौथा फॉरेन या इंटरनेशनल बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तुम्हारे 12th क्लास के अंदर तुम इन्हीं दो के बारे में पढ़ने वाले हो, ये दो के बारे में इतना नहीं पढ़ने वाले, ठीक है। पता 4 के बारे में होना चाहिए, बट पढ़ने वाले तुम इन दो के बारे में हो। तो जो सर्कुलर फ्लो पढ़ने वाले हैं हम, वो भी इन दो के अंदर ही पढ़ेंगे हम, सर्कुलर फ्लो, ठीक है। तो इसे मिटाते हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक्स इन अ सर्कुलर फ्लो। ये किस चीज को दिखाता है? मनी को, इनकम को, और गुड्स एंड सर्विसेज का जो सेक्टर्स के बीच में फ्लो चलता है, सर्कुलर फ्लो, उस चीज को डिफाइन करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। देखो आगे पढ़ते हैं, अभी नीचे दिखाएगा। देखो ये मैंने खुद ही लिखा है, देखो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है, ये प्रोडक्शन सेक्टर है, देख रहा है। अब देखो जो हाउस होल्ड सेक्टर है, ये प्रोडक्शन सेक्टर को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? फैक्टर्स, मींस लैंड, कैपिटल, लेबर, है ना, ये सारी चीजें दे रहे हैं इनको। इन्होंने इसको दे दी, इन्होंने यूज किया, उस चीज से क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज। और प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दे दिया? गुड्स एंड सर्विसेज। ये फ्लो था एक, सिर्फ इनकम फ्लो नहीं बोल सकता, बट ये फ्लो है एक, ठीक है। अब ये फ्लो किस चीज को डिफाइन करता है? ये दिखाता है रियल फ्लो। क्या है ये? कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो। आगे आएगा, बट अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो जब फैक्टर्स के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज चलती है, मतलब यहां पर गुड्स चल रही है दोनों तरफ, एक कोई पैसे का बात ही नहीं कर रहे हम इसमें, तो ये सारा होता है हमारा रियल फ्लो, ठीक है। तो देखो यहां पे भी दिखा रखा, देखो रियल फ्लो है ना, ये रियल फ्लो। रियल फ्लो ऑफ इनकम इंप्लाइज द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम द हाउस होल्ड सेक्टर टू द प्रोड्यूसिंग सेक्टर एंड करस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर। तो वही बोला उसने कि फैक्टर्स किसको देता है? हाउस होल्ड सेक्टर प्रोडक्शन सेक्टर को देता है, और प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है।
ओके, बाकी हाँ सेम नीचे तक वही चल रहा सारा कुछ, बाकी उतार लेने से आगे चलते हैं। देखो दूसरा मनी फ्लो, तो हमने रियल फ्लो पढ़ा, अब पढ़ते हैं मनी फ्लो। देखो मनी फ्लो क्या, मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम एज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस। फैक्टर्स के बदले में भाई कुछ ना कुछ तो वो देंगे ना। देखो अब यहां पर समझो, हाउस होल्ड सेक्टर ने इनको क्या दिया था, फैक्टर दिया था ना, अभी फैक्टर दिए थे। फैक्टर के मतलब वही सेम, लैंड वगैरह, लैंड और कैपिटल और लेबर, ये सारी चीजें दी थी, है ना। इसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर पैसा भी देगा इनको वापस, तो वो होता है पेमेंट ऑफ, एक मिनट ये रहा ऊपर, पेमेंट ऑफ फैक्टर, ये दे रहा ना यहां से यहां, दिख रहा है। तो पेमेंट ऑफ फैक्टर, फैक्टर की पेमेंट कर दी भाई, तो देखो पैसा आया इधर से इधर, जब इनके पास पैसा आ गया तो भाई इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज भी तो खरीदी थी, उसकी पेमेंट ये कर देंगे, ये लो भाई पेमेंट कर दी। तो क्या चल रहा है यहाँ पर, पैसे के बदले पैसा चल रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं क्या, मनी फ्लो, जब मनी के बदले मनी चलती है हमारी। अब ऐसा नहीं है कि सेपरेटली चल रही है कि जब तू पैसा देगा तभी मैं दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट हमने दोनों को सेपरेट कर दिया है। चलता था नॉर्मली लाइफ में हमारे कि भाई जब हमारे पास पैसा आएगा तभी तुम सामने कुछ लेंगे जाके, समझ रहे हो, वो चीज है ये। तो रियल फ्लो और मनी फ्लो समझ में आ गया क्या है, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो आगे चलते हैं फिर। हाँ, सर्कल ऑफ ऑफ इनकम इन टू सेक्टर्स मॉडल, जो हमने पढ़ा अभी, मैंने बताया तुम्हें, देख लो। वह ज्यादा ऊपर चला गया क्या, ये हाउस होल्ड सेक्टर है हमारा, इसके नीचे फिर ये रहा फर्म, है ना। अब थोड़ा सा देख लेता, ऊपर दिख ही नहीं रहा, वो भग गया आग लगी। तो देखो वहां से ये लेबर है ना, काम कर रही है, लैंड, लेबर, कैपिटल, सेम वही फैक्टर्स वगैरह है। तो ये फैक्टर्स प्रोवाइड किसको कर रहे हैं, फर्म को, और फर्म उसके बदले में उन्हें क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले वो उनको पेमेंट करेगा, तो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये इनको फैक्टर्स की पेमेंट करेगा। तो ये जो फ्लो चलता है, ये पूरा फ्लो चलता है इनकम का, इसे बोलते हैं इनकम फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर्स, ये सारा फ्लो था हमारा, समझ आया। चलिए, देयर ओनली थॉट्स दैट इज हाउसहोल्ड, ये बाकी सारा कुछ वही है। रिजल्ट उतार लो इसका, वही ले लेना। हाँ, अब फेसेस पढ़ते, देखो फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, यहाँ पे 3 फेसेस होते हैं सर्कुलर फ्लो के, वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। देखो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो मतलब पैसा आपके डिस्ट्रीब्यूशन होके सारा कुछ करने के बाद जो भी होता है वो आप पढ़ेंगे। देखो पहला होता है प्रोडक्शन फेज, प्रोड्यूस करना। अब प्रोड्यूस किस चीज का किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। देखो यहाँ इट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर। इस फेज के अंदर, समझ नहीं आई, अरे नहीं आया तो पूछो दोबारा, फिर ठीक है। देखो जो फेसेस हैं, फेसेस समझो 3 फेसेस होता है टोटल हमारे, जिसके अंदर पहला है प्रोडक्शन फेज। प्रोडक्शन फेज के अंदर किस चीज के लिए डील की जाती है, कि जो प्रोडक्शन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का बाय प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है। दूसरा, इफ वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, इट इज रियल फ्लो। अभी मैंने बोलता गुड्स का फैक्टर्स के बदले में जो फ्लो चल रहा होता है वो सारा क्या होता है, रियल फ्लो। बट इट इज मनी फ्लो इफ वी स्टडी इन टर्म्स ऑफ द मार्केट वैल्यू। मनी में जब बात करेंगे उसे, तो वो कौन सा फ्लो हो जाता है, मनी फ्लो हो जाता है हमारा, ठीक है। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ये हमारा। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो देखो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है पैसा देना। अब भाई मैं जो गुड्स एंड सर्विसेज लिया उसका पेमेंट करना पड़ेगा, और उन्होंने जो फैक्टर्स लिए थे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो इट मीन्स द फ्लो ऑफ इनकम इन द टर्म्स ऑफ रेंट, उसका पे करेंगे हम लैंड का, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस पेड बाय प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउस होल्ड सेक्टर, इट इज अ मनी फ्लो। तो देखा ना, फैक्टर्स के बदले में जो पेमेंट की उन्होंने, वो किस फेस में आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेस में। ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस है हमारा दूसरा वाला, ठीक है। तीसरा फेस है डिस्पोजिशन फेस। तो देखो डिस्पोजिशन फेस क्या है, डिस्पोजिशन मीन्स एक्सपेंडिचर मेड, दिस फेस डील्स विद एक्सपेंडिचर ऑन द परचेस ऑफ गुड्स
एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड सेक्टर एंड अदर सेक्टर। मतलब देखो तीन हमने पढ़ा। अब देखो सिंपल सी लैंग्वेज में देखो नीचे यहाँ पे भी दिख रहा है, हाँ यही समझाता हूँ। देखो ये दिख रहा है प्रोडक्शन फेस, यहाँ पर जनरल लेवल जनरेशन ऑफ इनकम होता है। मतलब देखो यहाँ पर गुड्स को बनाया, तो जो गुड्स को बनाया जाता है प्रोडक्शन किया गया वो यहाँ पर ले लिया हमने, ठीक है, प्रोडक्शन किया यहां पर ले लिया, तो इन्होंने फैक्टर्स भी लिए होंगे प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। अच्छा तो ये पहले वाले फेज में आ गया प्रोडक्शन फेज में। दूसरे फेज में क्या है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब डिस्ट्रीब्यूशन फेज का मतलब है कि भाई जो हमने फैक्टर लिए थे ना इन्होंने, तो यहां पर फैक्टर्स पेमेंट की जाती है। तो जब मैं फैक्टर्स पेमेंट की बात करता हूं तो वो किसमें आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में। भाई उनकी पेमेंट कर दी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का वो पार्ट है। उसके बाद जो वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंडिचर भी तो करता है, तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है प्रोड्यूस कर रहा है उन पर जो खर्चा करता है वो आता है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम में। डिस्पोजिशन मतलब जो भी इनने इनकम कमाई प्रोडक्शन करने के बाद उन्होंने बेचा, तो उनके बाद पैसा मिला ना उनपे, तो उनने जो उस प्रोडक्शन करने में खर्चा किया वो खर्चा इसके अंदर आ जाता है एक्सपेंडिचर ऑन एक्सपेंडिचर फेज के अंदर, ठीक है। तो समझ आ गया तीनों फेज, प्रोडक्शन के अंदर प्रोडक्शन लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर फैक्टर्स ऑफ पेमेंट को बात की जाती है, और एक्सपेंडिचर फेज के अंदर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज पे बात की जाती है जो प्रोडक्शन सेक्टर करता है। इसमें प्रोडक्शन सेक्टर उनकी पेमेंट करता है, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है ये होता है हमारे तीनों फेसेस, जो मैंने बोला था फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं, ये कुछ नहीं है। हाँ उसके बाद देखो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के। पहले हमने बात करी थी फैक्टर पेमेंट क्या होती है ना, फैक्टर इनकम क्या होती है। तो अभी मैंने बताया था रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ये सारी क्या थी फैक्टर पेमेंट ली थी। मतलब सिंपल है देखो, इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय रेंडरिंग देयर प्रोडक्टिविटी सर्विसेज। मतलब रेंडरिंग का मतलब है उधार देना, अपना लैंड दे देना, भाई किराया देना इसका, अपना पैसा लगा देना उसमें, प्रॉफिट देगा उसके बदले में। मैं खुद काम करूं जाके वहां पे वेजेस देगा, या एम्प्लॉय हूं तो सैलरी देगा। तो ये सारी चीजें चलेंगी ना, वो सारी होती है प्रोडक्टिविटी सर्विसेज में इंक्लूड करके जाना। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉन एज फैक्टर इनकम, ठीक है। फिर से समझा रहा हूं देखो कि मेरे पास जो भी चीज है जो भी फैक्टर है उसको रेंडरिंग कर देना, उनको दे देना ताकि वो प्रोडक्शन कर सके उसका, और उससे जो पैसा मिलेगा वो होता है मेरा फैक्टर इनकम, ठीक है। आ गया इट इज अ बायलेटरल टू साइडेड कॉन्सेप्ट। बायलेटरल होता है दोनों तरफ से, भाई इधर से मैंने काम किया तब तुम पैसा दोगे मुझे, ये हुआ, मैं काम करूंगा तब तुम पैसा दोगे, या मैंने इन्वेस्टमेंट किया तुम्हारी कंपनी में तब तुम मेरे को प्रॉफिट दोगे, मैं तुम्हें जमीन दी तब तुम किराया दोगे, फालतू में किराया तुम ना देगा, मैं यहाँ ट्यूशन खोल के बैठा हूं, अरे चलाओ मस्त तुम, ऐसा कुछ है भाई, हर महीने से पहले आ जाता हूँ किराया लेने, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, क्या ही है, 2-3 महीने का किराया माफ कर देना चाहिए उन्हें, कर ही नहीं रहे। चलो आगे देखते हैं। अगला ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम समझ में आ गया। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, देखो सिंपल सा समझा रहा हूं। ट्रांसफर इनकम जो एक साइड से ट्रांसफर कर दी जाए, बस मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मेरे को ट्रांसफर आ गया। तुम्हारे घर पे आता है ना, तुम्हारे घर तो आता ही होगा, तुम अमीर हो। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे हाँ पेंशन वगैरह आती है ना, सरकारी जॉब पता लगा कि उन्होंने काम किया है, बट जो ओल्ड पेंशन आती है जो बूढ़े वालों को मिलती है, वो देखा है कोई काम किया उन्होंने और उन्हें पैसा मिलता है ना, तो सारी उसमें आ जाते हैं। मतलब जो यूनिलेटरल ट्रांसफर होते हैं, यूनिलेटरल का मतलब है एक तरफा ट्रांसफर, एक तरफ से आ गया तुमने कुछ नहीं किया उनके लिए, तो वो सारे होते हैं ट्रांसफर इनकम्स, ठीक है। तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो कहाँ गया ट्रांसफर इनकम्स, हाँ ये ना ऊपर चला गया। इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिविटी सर्विस। मैंने कोई भी प्रोडक्टिविटी सर्विस नहीं दी है, उसके बदले में मेरे को क्या मिल गया, पैसा मिल गया, इज नॉन एज ट्रांसफर इनकम, ठीक है। इट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। देखो यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है, याद रखना, वन साइडेड, एक तरफ से जो हो रहा है, मैंने अभी बताया था। इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हाँ ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, बट ऊपर वाला जो पढ़ाया था ना मैंने, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है, याद रखना, क्योंकि वो दोनों तरफ से हो रहा है। कॉल आ रही है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि एक तरफ से आ रहा है ना, दोनों तरफ से थोड़ा किया है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पर
ओल्ड एज पेंशन जो बूढ़े वालों को मिलती है भाई, स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ऐसी मिल जाती है ना, स्कूल वगैरह में वजीफा मिलता है, क्या तुम लेबरगिरी थोड़ा करते वहां पे। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो भत्ता मिलता है, कोई बेरोजगार बैठा है तो अभी तुमने सुना था ना जिसका एक अभी कोई सा वो हाँ स्कीम आई थी कि जो बेरोजगार बैठे हैं उनको 500-500 रुपए महीने पे आए करेंगे, जबकि ऐसे मतलब अफवाहें उड़ती हैं, ऐसी बहुत सारे ह्यूमर्स उड़ते हैं, बट वो रियल नहीं है, बट बोलते हैं ना, तो वो सारी चीजें वन ट्रांसफर ही जो है एक तरफ से, मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया ना उनके लिए, तो ये होता है ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रांसफर इनकम है वो दो टाइप में बांट दी गई, पहला आ गया करंट ट्रांसफर, दूसरा आ गया कैपिटल ट्रांसफर। याद रखना ट्रांसफर इनकम दो टाइप में बांटी है, पहला करंट, दूसरा कैपिटल। तो देखो करंट ट्रांसफर क्या, देखो ट्रांसफर मेड फ्रॉम इनकम ऑफ द पेयर एंड एडेड टू द इनकम ऑफ द recipient who receive for consumption expenditure are called current transfer. It is recurring or regular in nature. For example, scholarships, gifts and age pensions etc. मतलब एक तरफ से जो ट्रांसफर कर दी गई है, तुमने कोई काम नहीं किया तो मैं ट्रांसफर कर दी गई, कर लो, छोटी मोटी ये खर्चे होते हैं, तो इन्हें कहते हैं हम करंट ट्रांसफर। ठीक है, बट कैपिटल मैंने अभी बताया था ना, अकाउंट्स के बच्चे बहुत अच्छे समझते हैं, कैपिटल मतलब बड़े लेवल पे हो जाना, जैसे मान लो कहीं पे भूकंप आ गया, टूट गई चीजें, तो साइड वाले फिर हेल्प करते ना, ये लो बना लो इसको, मान लो कोई बोलना नहीं चाहिए ऐसा कुछ, छोड़ो, मान लो किसी का भी घर है बम में उड़ गया, किसी ने हेल्प कर दी, ये लो ये 1-2-3 करोड़ रुपए ले लो, घर बना लो अपना। अरे ऐसा है नहीं कोई बात, मान लेते ना। ठीक है, तो वो होती है कैपिटल। देखो कैपिटल भी पढ़ते नीचे, कहा कैपिटल, हाँ बोल, देखो कैपिटल ट्रांसफर आर डिफाइंड एज ट्रांसफर इन केस कैश इन एंड इन काइंड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट टू रिसिपिएंट्स मेड आउट ऑफ द वेल्थ और सेविंग ऑफ अ डोनर। नॉर्मली क्या है कि वो काइंड के रूप में भी हो सकती है, कैश के रूप में भी हो सकती है। देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट, ग्रांट, कैपिटल गेन्स टैक्स, वॉर डैमेजेस वगैरह, ये सारी क्या होती है, करंट ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स मतलब हर साल तो ना होगा, ये तो कभी कभी चीजें होती है ना, तो वॉर में डैमेजेस वगैरह हो गए, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की गई है, वो सारी चीजें, ये सारी करंट कैपिटल ट्रांसफर के अंदर आते हैं। ठीक है, अब स्टॉक और फ्लो में तो फर्क तुम्हें पता है, बताओ। पता है तो चलो देखो, स्टॉक और फ्लो में फर्क क्या होता है, एक कुछ की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं जिन्हें तुम्हें याद रखना है। स्टॉक होता है पर्टिकुलर टाइम पे नापने, मेजरमेंट जिस चीज को किया जाए, किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड, सॉरी पर्टिकुलर टाइम पर, ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, उसे हम कहते हैं स्टॉक। बट टाइम पीरियड में किसी चीज को मेजर करते हैं ना, उसे कहते हैं हम फ्लो। टाइम पीरियड होता है टाइम लिमिटेड, कुछ दिनों का लेके कुछ सालों का लेके चल रहा हूं, उसे कहते हैं फ्लो। बट एक डायरेक्टली पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच जाऊं मैं, उसे कहते हैं स्टॉक, है ना। अब जैसे अगर मैं बोलूं तुमसे कि नेशनल इनकम फ्लो है या स्टॉक है, तो अब तुम सोचो नेशनल इनकम पूरी साल कैलकुलेट की जाती है कि सीधा बैठते हैं लास्ट के दिन और कैलकुलेट करो सारी, पूरे साल कैलकुलेट की जाती है ना, तो फ्लो हो गई वो। बट एक ही टाइम पर अचानक नापी जाए, उसे कहते हैं स्टॉक। जैसे मान लो मेरी दुकान है, जस्ट सपोज दुकान है मेरे पे, और मैंने 300 बॉक्सेस बनाए, किसी भी चीज के 300 बॉक्सेस है, ठीक है। अब मैंने इन्हें सेल किया, मैंने सोचा इसे 3 मंथ में सेल करूंगा मैं, ओके 3 मंथ में सेल करूंगा। मैंने एक दिन इससे बोल दिया 2 मंथ बाद, आफ्टर 2 मंथ मैंने कहा भाई जा चेक कर क्या कितने बॉक्स बचे। मेरा नौकर था कोई भी, उसे मैंने बोला चेक कर जा भाई। अब वो आया चेक करके, उसने कहा भाई तुम्हारे जो बॉक्सेस बचे हैं वो 100 बॉक्स बचे हैं, ठीक है। कितने बचे? 100 बॉक्सेस बचे। ये है स्टॉक। एक पर्टिकुलर टाइम पे गया, 2 मंथ बाद सीधा, बीच में बिल्कुल कुछ किया उसने, एक बार भी देखा नहीं कि बिक रहा है, कितने बिक रहे हैं, क्या जा रहा है, कुछ नहीं। वो एक पर्टिकुलर टाइम पे गया, एक दिन गया, देखा जाके, गिने जाके भाई 100 बॉक्सेस लगे हैं, वो फ्लो स्टॉक हो गया। सॉरी कि हाँ भाई स्टॉक तुम्हारे पास 100 का बचा है, तो बोला, देखते हो ना कई बार बोलते हैं सर इतने का स्टॉक पड़ा हुआ है यहाँ पे, मतलब
वो अचानक देखते हैं जाके, गिनते हैं जाके इतना पड़ा हुआ है। बट फ्लो क्या, फ्लो के तौर पर अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो ये मान लो 3 मंथ के लिए मैंने सोचा बेचूंगा मैं उसे। अब मैंने फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, इसने देखा फर्स्ट डे 2 बेचा, सेकंड डे 3 बेचा, ऐसे बेचते 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 2 मंथ तक चलता ही रहा। मैं डेली डेली कैलकुलेट कर रहा हूँ उसे। अब मान लो मैं स्टार्टिंग के 5 दिन ही लेता हूँ, पहले दिन 5 बेचे, दूसरे दिन 10 बेच दिए, फिर 5 बेच दिए, फिर 7 बेच दिए, फिर 3 बेच दिए। मैंने ऐसे कैलकुलेट किया। अब मैंने कहा 5 दिन तक का, मैंने बोला 5 दिन में कितने बेचे भाई ये तो बता। 5 दिन, देखो टाइम पीरियड ले लिया मैंने, है ना, 5 दिन की बात कर दी मैंने। तो 5 दिन में क्या करूंगा, मैं जो कैलकुलेट करूंगा इन सबको, भाई 5, 15, 20 और 30। तो मैं बोलूंगा सर हमने 3 बॉक्सेस बेच दिए, सॉरी 30 बॉक्सेस बेच दिए, वो क्या हमारा फ्लो हो गया। तो ये हो गया मेरा फ्लो, क्योंकि ये टाइम पीरियड है भाई, दिख रहा है ना टाइम पीरियड, 5 दिन की बात कर रहा हूं मैं, और ये एक पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गया अचानक 2 मंथ बाद, और ये हो गया स्टॉक। दूसरा एग्जांपल देता हूं, तुम्हारी जेब में कितने रुपए पड़े पूछ दूं मैं अचानक ही, है ना, मेरे जेब में तो एक भी नहीं है फिलहाल, तुम्हारी जेब में जितने पड़े हो तो तुम क्या कहोगे, तुम बोलो 1000 रुपए, तुम बोलो 1500 रुपए, है ना। तो वो है स्टॉक, कि मैंने अचानक पर्टिकुलर टाइम पे तुमसे पूछ लिया स्टॉक है ये। बट अगर फ्लो की और बात करूं इसी रूप में, तो मैं बोलूं तुमसे कि तुम डेली मतलब एक हफ्ते से कितना रुपया ले रहे हो घर से, एक हफ्ता ले लिया, तो मैंने डेज की बात कर दी वहां पे, एक हफ्ता टाइम पीरियड हो गया ना, वो हो गया फ्लो। तो फ्लो और स्टॉक में फर्क समझ में आ गया। बाकी पढ़ लेते हैं इसे, देखो देखो। तो ये स्टॉक, एनी इकोनॉमिक्स वेरिएबल विच इज कैलकुलेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, देख गया, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जिसे हम नापते हैं वो होता है स्टॉक। इट इज स्टैटिस्टिक इन नेचर, स्टैटिस्टिक इन नेचर, इट डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता, याद रखना। देयर इज नो टाइम डायमेंशन इन स्टॉक वेरिएबल्स, टाइम ही नहीं होता इसमें, अचानक नापते हैं ना इसको। तो फॉर एग्जांपल डिस्टेंस चेंज ही नहीं होता, अगर यहां से लखनऊ तक का डिस्टेंस मान लो 390 किलोमीटर है, चेंज कर सकते हो उसे, ये थोड़ी ना है कि वो देखा कितने टेप बना लेता है, यहाँ से घुस जाओ वहां एनीवे डोर है खोलो और पहुंच जाओ डोरेमोन का, वो तो ना चल रहा है यहाँ पे। तो भाई वो तो कंफर्म है, अब मेरा स्कूल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर था, भाई वो तो कंफर्म है 3 किलोमीटर दूर रहेगा ही रहेगा मेरे घर से, ठीक है। तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता, वही है डिस्टेंस, अमाउंट ऑफ मनी, मनी सप्लाई, वाटर इन टैंक एटसेट्रा, ये सारे क्या है स्टॉक के एग्जांपल है। उसका देखो फ्लो, एनी इकोनॉमिक्स वेरिएबल विच इज कैलकुलेट ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं फ्लो। इट इज डायनेमिक, चेंज कर सकते हैं हम नॉर्मली, इन नेचर इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है। देयर इज टाइम डायमेंशन इन फ्लो वेरिएबल्स, यहाँ पर टाइम डायमेंशन है ना, टाइम पीरियड है। तो देखो फॉर एग्जांपल स्पीड, स्पीड कभी भी 30-40 चल जाते हैं, कभी और 140 चल जाती है। उसके बाद स्पेंडिंग ऑफ मनी, जैसे मैं 50-60 रुपए खर्च करता हूँ, तुम लोग 1500-1600, ठीक है, तो वहां पे स्पेंडिंग में बात आती है। उसमें वाटर इन रिवर, कभी पानी कम हो जाता है कभी ज्यादा हो जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स, ये सारी चीजें क्या है फ्लो का एग्जांपल है, ठीक है। देखो इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। देखो अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकली टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, मतलब जहां तक हमारी गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किए हुए सर्कुलर फ्लो में कहीं भी जा सकती हैं, या मैं बिना पासपोर्ट या वीजा वगैरह के कहीं तक घूम सकता हूं, वो सारी होती हैं टेरिटरीज। एक सिंपल सी लैंग्वेज बोलूं तो बॉर्डर जो होते हैं हमारे देश के, ठीक है, तो वो होती है हमारी क्या इकोनॉमिकल टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी, इसे लिख लेना, ठीक है। नीचे आते हैं, ओके द अबव डेफिनेशंस वगैरह, हाँ देखो ऊपर बोला था द अबव डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द क्राइटेरियम फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ पर्सन गुड्स एंड capital clearly those parts of the political frontiers of a country where the government of that country does not enjoy the above freedom or are not to be included in the economic strategy of that country। हाँ देखो इसका मतलब समझो क्या है, इसने बोला है कि जो पॉलिटिकल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हैं या पॉलिटिक्स जो भी चलती है, उन्होंने जहां तक वो लगा रखी बाउंड्री सिर्फ वहां तक के ही मान के चलेंगे हम टेरिटरीज को, उसके अलावा कुछ भी नहीं होती। हम जैसे अगर मैं बोलूं कि यूएसए का कोई एम्बेसिस है जो हमारे इंडिया के अंदर काम कर रहा है, बट वहां जाके मैं अपनी मनमानी नहीं कर सकता, समझ लो, तो वो इंडिया की टेरिटरी नहीं है, वो यूएसए की ही है, समझे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो कोई मलेशिया का कोई
एरोप्लेन है, चाइना से इंडिया चलता है मलेशिया का, चलता चाइना है इंडिया में, तो बताओ वो एम्बेसी बोल रहा हूं, वो कहां का टेरिटरी होगा? वो इंडिया का होगा या चाइना का होगा? वो कहीं का भी नहीं होगा, वो मलेशिया का होगा। समझो, चलता देश है यहाँ पर है, हमारे मेरे देश के अंदर चल रहा है, प्लस में चाइना के अंदर चल रहा है, लेकिन वो जो टेरिटरी एक्चुअली में वो कहाँ की है? मलेशिया की। ठीक है, ऐसे ही एक फिशरमैन है, मान लो इंटरनेशनल वाटर्स है, मतलब समुद्र में फिशिंग कर रहा है इंडिया का, फिशिंग कर रहा है बाहर, तो वो वहां का नहीं है, वो इंडिया का ही है। ठीक है, तो यही होती है इकोनॉमिकल टेरिटरीज और डोमेस्टिक टेरिटरी। आगे देखो, तो एग्जांपल बोला है इस एम्बेसिस, सबसे बेस्ट एग्जांपल एम्बेसिस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डज नॉट एंजॉय द अबव फ्रीडम इन द फॉरेन एम्बेसिस। जो भी इनको फ्रीडम है ना, वो फॉरेन एम्बेसिस में नहीं कर सकते वो। अब यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं गुड सर्विसेज को बेच सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ, मतलब सेल परचेज कुछ भी कर सकता हूँ, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उनसे मनमानी कर ही नहीं सकता। गवर्नमेंट अपना जो बाहर फ्रीडम है गवर्नमेंट को, वो उनके अंदर वो कर ही नहीं सकते। वो उनसे ये भी नहीं कह सकते कि तुम्हें ऐसे करके करना है कुछ, क्योंकि वो बाहर की टेरिटरी है, वहां की चलेगी। ऐसे ही हमारे इंडिया की चाइना में है, यूएसए में है, पाकिस्तान में है, तो फिर वहां की जो हमारी एम्बेसीज है वो सारी हमारी यहाँ की टेरिटरीज है। ठीक है, बाकी सारा सेम ही है, याद रखना। हाँ देखो, यहाँ पे जो है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, इंडियन शिप्स मूविंग बिटवीन चाइना एंड इंडिया। चाइना और इंडिया में चलता है, बट है तो वो इंडिया ही का, तो डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ की है? इंडिया की। ऐसे देखो, फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिंग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन द इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव। इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे भी, इंटरनेशनल वाटर्स में कहीं पे भी चल रहे हो, बट जहां के वो हैं वहीं के माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो एम्बेसीज भी सेम ही चल रहा है, मैंने बताया था, जिस जगह की है उस जगह की मानी जाएगी। उसके बाद देखो सिटीजनशिप और नेशनलशिप क्या होती है? नेशनलशिप और सिटीजनशिप, सिटीजनशिप एक तरीके से कोई भी ऐसा पर्सन, एक तरीके से लॉफुल चलता है। रेसिडेंट और सिटीजन में फर्क समझो क्या होता है। रेसिडेंट कोई भी ऐसा पर्सन जो 1 या 1 साल से ज्यादा किसी भी देश में रह रहा है, वहां पर कमा रहा है और खर्च भी कर रहा है वहां पे, उसे हम कहते हैं रेसिडेंट। ठीक है, बट उसे सिटीजन नहीं कहा जा सकता। सिटीजन जब कहा जा सकता है जब उसके पास कोई भी एक ऐसा प्रोविजन हो, कोई भी ऐसा प्रूफ हो जिससे कह सकूं मैं यहाँ का सिटीजन हूं। जैसा मेरे पास है, मेरे पूछे तुम कौन हो? इंडियन, कोई प्रूफ है? हाँ भाई, आधार कार्ड देखो, ड्राइविंग लाइसेंस देखो, राशन कार्ड, इतने सारे प्रूफ है मेरे के। तो इन चीजों से पता चलता है कि मैं क्या हूं, यहाँ का सिटीजन हूं, और रेसिडेंट तो हुई हूं। ठीक है, तो वही फर्क है, देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर देखो सिटीजन इज बेसिकली अ लीगल कॉन्सेप्ट। लीगल कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ द बर्थ, जहां पर हम जन्म लेते हैं, ऑफ द पर्सन, और सम लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम अ सिटीजन। और कुछ लीगल प्रोविजंस होते हैं, जैसे सिटीजनशिप बदल देते हैं, जैसा अभी अक्षय कुमार ने बदली थी अपनी सिटीजनशिप, सेम सानिया मिर्जा ने भी बदली थी अपनी सिटीजनशिप, तो वही बदल सकते हैं, उसके लिए प्रोविजन अलाउ करती है कोई किसी को भी। उसके बाद इट मींस इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इनटू 2 वेज, 2 वेज में कर सकते हैं। व्हेन अ पर्सन इज बोर्न इन इंडिया, कोई पर्सन इंडिया में बॉर्न हुआ है, पहला, ही एक्वायर्स ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यहां पर पैदा हुआ है तो उसे ऑटोमेटिकली ही सिटीजनशिप कहां की मिल जाएगी? इंडिया की। अब ये इंडिया का पर्सन है। दूसरा, अ पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप एंड इंडियन लॉ अलाउ हिम टू बिकम इंडियन। बाहर पैदा हुआ है लेकिन वहां से उसने अप्लाई कर दिया कि मुझे इंडियन बनना है, तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करेगी उसको कि हाँ उसे सिटीजनशिप देनी है या नहीं देनी। ठीक है, तो ये होता है सिटीजनशिप को 2 क्या कहते हैं वेज जिससे वो बन सकते हैं इंडियन। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं और रेसिडेंट क्या होते हैं, जो अभी मैंने बताया। रेसिडेंट ऐसा पर्सन जो 1 साल से ज्यादा रह रहा है, वहां पे कमा भी रहा है और खर्च भी कर रहा है। तो देखो, a normal residence where the person or an institution is one those center of economics interest lies in the economics, जिसका इंटरेस्ट उस इकोनॉमिक्स में है, टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन विच ही लाइव्स, जिसमें वो रह रहा है वहां पर उसका इंटरेस्ट है, उसे कहा जाता है रेसिडेंट। ठीक है, देखो द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट इंप्लाइज इनटू 2 थिंग्स, 2 थिंग्स में इंप्लाई कर रहा है। पहला, द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा, मैंने बोला तभी 1 साल से ज्यादा होना चाहिए वो पहली चीज। ठीक है, दूसरा, द रेसिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन।
वो अर्निंग भी करता हुआ होना चाहिए, स्पेंडिंग भी करता हुआ होना चाहिए, प्लस में 1 साल से ज्यादा होना चाहिए उसे रहता हुआ, तब वो कह सकते हैं कि हम यहाँ का क्या है, वो रेसिडेंट है, नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन। फर्क होता है भाई, वो ये मतलब लीगली थोड़ी ना है, वो लीगली है। सिटीजन एक प्रूफ के साथ है, मेरे पास आधार कार्ड है। अब यहाँ पर कोई मान लो यूएसए का पर्सन रह रहा है, 1 साल से ज्यादा रह रहा है, अर्न भी कर रहा है, खर्चा भी कर रहा है, तो वो रेसिडेंट है, बट सिटीजन नहीं है। ठीक है, अब काफी क्या होता है, जैसे मान लो सुना है एनआरआई, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडियन इंडिया, वो क्या होता है, मान लो बाहर के हमारे सिटीजन हमारे यहाँ के हैं, हमारे यहाँ के सिटीजन है, बट वो रह बाहर रहे हैं, रेसिडेंट वो वहां के हैं, वहीं कमा रहे वहीं खा रहे हैं, मान लो यहाँ पर आके पढ़ाई करने घूमने आ गए, इसलिए बोलते हो ना ये एनआरआई है। एक मूवी है साउथ में चलती है, साउथ में आती है, मतलब देखी है मैंने, अल्लू अर्जुन के भाई की मूवी है सेम, वो आता है बाहर से, उसके पापा भेज देते हैं उसे, तो वहां उस मूवी में बोलता है कि ये एनआरआईज हैं दोनों, जो यूएसए से पढ़ने आए हमारे इंडिया के अंदर, जबकि इंडिया से बाहर यूएसए में पढ़ने जाते हैं। तो ऐसा कुछ, तो एनआरआई किसे कहा जाता है, जो है तो इंडियंस बट इंडिया में रह नहीं रहे, रहते बाहर है, रेसिडेंट और कहीं के। ठीक है, तो बस इतना ही था इसके अंदर, बाकी ये सारा पढ़ लेना, इसे जो चीज समझ में आए पूछ लेना। ठीक है।